हेलो बच्चों, हमारे साथ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम 7 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो लास्ट कंसेप्ट हमने छोड़ा था, वो था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जानने के बाद हम पहुंचेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है, इसमें श्रोडिंगर का क्या इक्वेशन होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ज़रूरत क्यों है, किस मोटिव से इसको यूज़ किया गया। फिर इलेक्ट्रॉन की हम एड्रेस पता करेंगे, आइडेंटिटी पता करेंगे कि भाई आखिर कहाँ पर है, कैसे उसका जगह पर पहुँचा जाए। उसके लिए कुछ हमारे पास ट्रिक होंगी जिनको हम क्वांटम नंबर कहेंगे। ये क्वांटम नंबर कैसे स्टडी की जाती है, इन सब चीज़ों का डिटेल इलस्ट्रेशन इसमें होगा। तो कीप कंसंट्रेट विथ मी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हमको बताता क्या है। तो अब अपन ये बोले कि हम हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन्होंने हमको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बताया है उसको सीखें। तो चलिए, इसको सीखने के पहले मैं अगर आपसे एक सिंपल सी बात करूं कि आप रुक जाइए, खड़े हो जाइए एक जगह पर, ठीक है। तो ये जो आप रुक गए, ये आपकी पोजीशन है। अब मैं ये कहूं कि साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम आप दौड़िए भी और खड़े भी रहिए। बोले यार ये तो पॉसिबल नहीं। हाँ, आपकी पोजीशन भी बदलनी चाहिए, खड़े खड़े दौड़ना नहीं है, आपकी पोजीशन भी बदलनी चाहिए। तो बोले यार अगर मैं दौड़ूंगा तो खड़ा नहीं रह पाऊंगा, खड़ा रहूंगा तो दौड़ नहीं पाऊंगा, यानी एक साथ आप दोनों काम नहीं कर सकते। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग कहते हैं कि यार अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन है, नेचुरली इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो ये इम्पॉसिबल है कि एक साथ साइमल्टेनियसली हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम, जब मैं मोमेंटम कहता हूँ तो वहाँ पे वेलोसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब है कि वो कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो रिवॉल्व कर रहा है। तो एक साथ पोजीशन और मोमेंटम और वेलोसिटी का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लॉजिक है। यानी इसको अगर हम शब्दों में कहें तो बोलेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। बहुत छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की एक साथ आप पोजीशन और मोमेंटम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। अब ये जो कंसेप्ट है ये तो थ्रू आउट अंडरस्टूड है कि हाँ ऐसा होता है कि अपन एक साथ दोनों की चीज़ नहीं कर सकते। इसमें आप सिंपल सी बात ये भी कह सकते हैं कि कोई व्हीकल है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोड पे भाग रहा है, तो आप कैसे बोलोगे, ये थोड़ी बोलोगे कि वो व्हीकल है, क्योंकि जब तक आप वो बोलोगे तब तक तो वो आगे निकल गया। तो आप बोलोगे वो व्हीकल है, यानी अगर उसकी वो मूव कर रहा है तो पोजीशन फिक्स नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि अगर कोई भी सब्सटेंस हो, हैवी पार्टिकल हो, हैवी सब्सटेंस हो, हैवी मटेरियल हो, वो भी एक साथ दोनों नेचर शो नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल के लिए तो और इम्पॉसिबल है। क्लियर? तो हाइजेनबर्ग सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट देते हैं जो राइटिंग के लिए है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ओके, अब इसको मैथमेटिकली कैसे इलस्ट्रेट करें। तो हाइजेनबर्ग ने इसके लिए हमको एक कंसेप्ट दिया कि यार हाइजेनबर्ग कहते हैं कि एक इक्वेशन लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हाइजेनबर्ग का मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में कौन क्या है, तो आप बोलोगे हियर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, यानी यहाँ पर अनसर्टेनिटी का मतलब है कि मैं जब पोजीशन का कैलकुलेट करूंगा तो ये फिजिक्स में जैसे आप 11th में पढ़ते हो एरर, तो वहाँ पे आप डेल्टा लगाते हो, वही यहाँ पर है।
कि अगर मैं पोजीशन का कैलकुलेशन करूंगा तो सर्टेन नहीं होगा, कुछ अप्रॉक्सीमेशन होगा, तो वहाँ पर मैं एरर मान के चलूँगा कि कुछ तो एरर्स आएंगी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का यूज़ किया है, यानी जो भी मैं पोजीशन कैलकुलेट करूँगा वो ऑथेंटिक 100% नहीं होगी, उसमें कुछ चांस होगा कि हाँ 95%, 98% चांस होगा कि वो सही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ एरर की गुंजाइश होगी। सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा पी क्या है, बोले अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। अब हम जानते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी हो जाएगा, या डेल्टा वी इज द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि इज इक्वल टू और ग्रेटर देन है, तो थ्योरेटिकली तो ये सही है कि भाई अनसर्टेनिटी और पोजीशन और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो h/4π आ रहा है। अब मैथमेटिकली अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड का कंसेप्ट लेके चलोगे, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π लेके चलोगे, क्योंकि मुझे अब कैलकुलेशन करना है। मैथमेटिकली ये ग्रेटर देन भी हो सकता है। अब आपको मैं अगर ये कहूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट है, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट, 4π आप जानते हो, और इन दोनों को अगर मैं कहूँ कि ये दोनों अननोन है, डेल्टा एक्स भी मुझे नहीं मालूम है और डेल्टा पी भी नहीं मालूम है, चलिए निकालिए वैल्यू आप। तो आप बोलोगे हाउ कुड इट पॉसिबल, जब मुझे दोनों में से कोई एक वैल्यू दो तब तो मैं दूसरा निकालूंगा। बस यही तो हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट है जो अभी मैं आपको थ्योरी में बोल रहा था कि दोनों का एक साथ कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, यानी अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी तभी आप दूसरी वैल्यू को सॉल्व कर पाओगे। ये मैं इसके इक्वेशन का स्टेटमेंट का मतलब है। क्लियर कि किसी भी इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल का मैं डेल्टा एक्स या डेल्टा पी या फिर डेल्टा पी के हिसाब से डेल्टा वी, यानी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम और अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, यानी अगर मैंने दो डिजिट में से कोई एक डिजिट मालूम होगी तो मैं दूसरी डिजिट को सॉल्व कर पाऊंगा। क्लियर आपको हो गया कि हाइजेनबर्ग क्या कहना चाहते हैं? तो ये मैथमेटिकली ये भी क्लियर हो रहा है, शब्दों में भी क्लियर हो रहा है। चलिए कि अब आपको ये इक्वेशन मालूम हो गया कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। अब आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो पर्टिकुलर फॉर इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूँ कि आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी हम ले रहे हैं, या मोमेंटम जब निकालना होगा तो आप डेल्टा पी ले लोगे, तो इज इक्वल टू क्या होगा h/4πm होगा। अब आप कोशिश ये करो, किसी और सब्सटेंस या किसी और पार्टिकल के लिए कोई क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए आता है तो जब आप देख रहे हो कि h डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का प्रोडक्ट h/4πm है, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट। तो जब सब कुछ कांस्टेंट है तो आप उसका प्रोडक्ट क्या करो, याद कर लो। जब आप प्रोडक्ट याद रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली और फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। तो आप क्या करो, बोल दो यार डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी में से कोई एक चीज़ अगर निकालूंगा तो 6.625 इंटू 10 टू पावर -34 होल अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 10 टू पावर -31। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.79 10 टू पावर -5, ये वैल्यू आपको गेन हो जाएगी। जब ये वैल्यू गेन हो जाएगी तो आप जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो बस ये वैल्यू मालूम है आपको, आप डेल्टा एक्स और डेल्टा वी में से किसी एक वैल्यू को सॉल्व कर लोगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप थ्योरी में कुछ भी बोलो याद रहेगा आपको। इक्वेशन ये है, न्यूमेरिकल करते वक्त आप याद रखो कि हाइजेनबर्ग का इक्वेशन जो है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है 5.79 10 टू पावर -5 है। तो इससे आपको एटलीस्ट 1 मिनट न्यूमेरिकल करते समय बचेगा, जो आपको बहुत प्रॉफिट देगा। क्लियर? तो यहाँ पर अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, तो पहले तो स्टेप के न्यूमेरिकल बहुत सरल होते हैं, वो स्टैंडर्ड 11th के हिसाब से देखो आप
तो स्वाभाविक बात है, आप किसी भी सब्सटेंस के लिए क्वेश्चन आएगा तो डेल्टा पी निकालना है तो डेल्टा एक्स दिया रहेगा, आप साइड ले जाओगे, कैलकुलेशन कर लोगे। डेल्टा पी निकालना है, सेम क्वेश्चन होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी और के लिए आ रहा है, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो आप बस प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास तो आपको रखना पड़ेगा और फिर कैलकुलेशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा तो इस तरह का कैलकुलेशन होगा। तो इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है और आपको वो क्वेश्चन फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसमें, टेक्निकली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे मिले हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्लियर हो गया कि हाइजेनबर्ग हमको बताना क्या चाहते हैं। तो हाइजेनबर्ग बहुत छोटी सी बात अपन को बता रहे हैं कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या फिर एग्जैक्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन एक साथ साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं किसी एक डिजिट को कैलकुलेट करूंगा तो मुझे दूसरी डिजिट का नॉलेज होना चाहिए। अगर दोनों अननोन है तो इम्पॉसिबल है। या डेल्टा मीन्स दैट द कैलकुलेशन क्रिएट सम एरर। डेल्टा लगा है इसका मतलब है कि जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 100% ऑथेंटिक वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ तो एरर होगा। क्लियर? तो इन बातों को आप ध्यान रखिए और इसमें कुछ कैलकुलेशन हम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है जो स्कूल लेवल में पूछा जाता है, लेकिन आपको वो टेक्निकली डिबेट करने के लिए बहुत जरूरी है, उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि दो बातें कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कोलैप्स और एंटर इन द न्यूक्लियस। एक क्वेश्चन तो ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों कोलैप्स नहीं हो जाता या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं चला जाता। पहली बात। एक क्वेश्चन होता है व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जाता। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अगर कोई आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता, तो ये आपने पढ़ा, ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, जिसको बोर ने बहुत मैथमेटिकली कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया है और बता दिया है कि हाँ ऐसा क्यों नहीं होता, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने भी आपको सिखाने की कोशिश की है। तो हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू बोर when electron revolves around the nucleus it experiences two equal and opposite forces known as towards nucleus is known as electrostatic force and away the nucleus is centrifugal force. Both are equal and opposite and cancel to each other. Therefore, the total energy of electron remain constant in a cell. That's why electron remain in constant energy position and such electron is known as a stationary electron, and due to equal and opposite forces it cannot move towards the nucleus and can't be collapsed in the nucleus at all. तो ये हमारे पास कंसेप्ट था कि किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं हो सकता, जाके उसमें धंस नहीं सकता, उसमें इंटर नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों जब आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जाता, यहाँ पर अब आप ये आंसर नहीं लोगे। यहाँ पर अब आपको हाइजेनबर्ग के कंसेप्ट को यूज करके समझाना होगा कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। क्लियर? तो ध्यान से अब मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए। हमारे पास एक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। क्लियर है? जो पार्टिकल होता है उसमें मास होता है। क्लियर है? जो मास कैरी करता है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, जिसको मैंने हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि आइंस्टीन ने हमारे पास इक्वेशन हमको दिया था कि मूविंग पार्टिकल का जो मास निकाला जाता है वो mv इज इक्वल टू रेस्ट मास माइनस 1/v माइनस c का होल स्क्वायर टू होल अंडर रूट फार्मूला था। इस फार्मूले में हमको ये मालूम हो गया था कि जिस पार्टिकल में मास होता है वो कभी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, और अगर कभी करेगा जो इम्पॉसिबल है तो ऐसे केस में उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कुल मिला के ये टैग लाइन हो गई कि एनी पार्टिकल विच कंटेन अ मास कैन नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? ये हमारा तर्क है जो आइंस्टीन से हमको मिला है, ये हमारा कंसेप्ट। अब मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं रहता, तो आप बोलोगे टीचर को बताने के लिए या किसी और को या राइटिंग पर्पज से बोलोगे अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन is explained by the use of Heisenberg's uncertainty principle, according to which
क्या बोलोगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई फॉर इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, मास शिफ्ट कर दे रहा हूँ, एच अपॉन 4 पाई एम। फिर आप बोलोगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन आया है अगर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5.79 10 टू पावर -5 लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि अभी मैंने प्रोडक्ट कर लिया। अब आपको मालूम है कि बोर ने बताया था कि अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस की रेडियस का रेंज क्या था, बोले यार 10 टू पावर -15 मीटर। ये रेंज है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू 10 टू पावर -15 मीटर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस की रेडियस का ही रेंज है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन था कि R0 a टू द पावर 1/3 वेयर इज द एटॉमिक मास। तो हाँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये डेल्टा एक्स हमको मालूम है। अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में हो जाए, जो कि होता नहीं है, अगर हो तो क्या होगा, उसकी जो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन होगी वो लगभग 10 टू पावर -15 मीटर की होगी। यानी हो सकता है वो न्यूक्लियस में कहीं पर हो, तो अनसर्टेनिटी यानी एरर के साथ उसकी जो पोजीशन कैलकुलेट होगी वो 10 टू पावर -15 मीटर होगी। By putting the value in delta x, you should have to calculate the delta v. The delta v is 5.79 10 to power -5 whole upon 10 to power -15. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5.79 10 to power 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी आपको दिख रही है, ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है, कम है कि बराबर है? बोलोगे नो डाउट ये तो बहुत ज्यादा है। बोलोगे कि किसी भी अगर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो ये तय हो गया कि उसकी अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी जो है वो 5.79 10 टू पावर 10 मीटर के रेंज का है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आसपास इस रेंज में, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत 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 ज्यादा है, which is not possible at any condition। कोई भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो ही नहीं सकती, बराबर भी नहीं हो सकती। तो आप बोलोगे कि सिंस इट इज नॉट पॉसिबल, therefore according to question, if in any condition electron exists in the nucleus, then its uncertainty of velocity according to Heisenberg's principle is always approximately 5.79 10 to power 10 meter per second, which is much more than the speed of light, since for any mass particle velocity can't be more than the speed of light, therefore it is insignificant to ask that why electron cannot exist in the nucleus। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं मिलता, ये पूछना ही महत्वहीन है, नॉनसेंस है। लेकिन इस नॉनसेंस इस कंसेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्म पे जब आपसे पूछा जाएगा तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं होता, आपको उसको समझाना होगा कि वाई क्यों नहीं होता। तो मैथमेटिकली आपको ये क्लियर हो गया कि ये कंसेप्ट हमको ये सिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं पाया जाता, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। क्लियर? तो दो क्वेश्चन आपसे छोटे लोग बच्चे जो होंगे वो, या आपसे बड़े लोग भी, टीचर भी, या कहीं डिबेट के समय पे आपसे ये, या कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दो बातें हैं कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इंटर इन द न्यूक्लियस और कोलैप्स इन द न्यूक्लियस, ये अलग बात है, और व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये अलग बात है। दोनों को अलग अलग तरीके से आप समझाने की कोशिश करोगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखें कि भाई हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल कैसे। तो बोले यार छोटे न्यूमेरिकल जिसको हम देसी न्यूमेरिकल कहेंगे, और वो तो बहुत सरल है क्योंकि हमको डेल्टा एक्स और डेल्टा वी या डेल्टा पी में से कोई एक निकालना होगा, दूसरी वैल्यू दे दी जाएगी और वो सॉल्व करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन करते हैं, और एक क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेलोसिटी दे रखी है, अनसर्टेनिटी नहीं दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। फिर क्वेश्चन में आगे कहते हैं इट्स एक्यूरेट अप टू 99.9%।
यानी हमको ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी तो 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो 99.9%। एक्यूरेसी, हमको ये ध्यान रखना है कि अनसर्टेनिटी इज एरर। ओके, एक्यूरेसी इज नॉट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इज द एरर। तो कैसे बात करेंगे? तो उसकी अनसर्टेन आपको एक्यूरेसी 99.9% दे रखी है, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ लोकेशन, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ लोकेशन और पोजीशन। तो उसके पोजीशन या लोकेशन की अनसर्टेनिटी बताओ। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कंडीशंस में आ रहे हैं। तो आप करना क्या, आप बोलोगे यार मुझे तो डेल्टा वी चाहिए, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन चाहिए। और अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन जो होती है वो हमेशा एरर होती है। तो आप बोलोगे अनसर्टेनिटी कितनी है, बोले 100 माइनस 99.9 अपॉन 100, ये इसकी एरर है। यानी एक्यूरेसी को आप हटा दो तो जो एरर वैल्यू आती है वो आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कितना, ये वैल्यू आएगी, ये एक्यूरेसी है किसका, 40 का, इसका ये एक्यूरेसी थी तो इतनी हो गई एरर। तो आप बोलोगे 40 इंटू ये 10 टू पावर कितना आएगा, 0.01 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 10 टू पावर -4 यानी 4 इंटू 10 टू पावर -3। ये आ गई आपको क्या, ये वैल्यू मिल गई अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। बस इतना इसमें नया है। इसके बाद का खेल आप जो करते हो वही करना है। फिर आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चन में अब मैं क्या करूं, बोले यार अब करना क्या है, अब डेल्टा एक्स तो दे रखा है, अब मुझे डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। एच अपॉन 4 पाई एम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन है, तो एच अपॉन 4 पाई एम तो आपको याद हो गया कितना, 5.79 10 टू पावर -5, और डेल्टा वी कितना है 4 इंटू 10 टू पावर -3। वैल्यू को सॉल्व कर लोगे, पावर ऊपर गई, +3 हो जाएगा, तो ये 10 टू पावर -2 बचेगा। 4 का टेबल पढ़ लो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अप्रोक्सीमेटली 1.45 या 1.44 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर इज द अनसर्टेनिटी ऑफ लोकेशन और अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे तो बुक्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है कि अनसर्टेनिटी आपको दे देंगे, बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन है जिसका अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ए, सॉरी उसकी पोजीशन ये है, उसमें 5% एक्यूरेसी है। तो आपको करना क्या है कि जब एक्यूरेसी दी हो तो आप 100 में से एक्यूरेसी को माइनस करोगे, 100 माइनस एक्यूरेसी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। और अगर अनसर्टेनिटी ऑलरेडी दी हो तो आप वैल्यू इनटू अनसर्टेनिटी को कर लोगे। जैसे अगर कहा जाए कि वेलोसिटी जो है वो 6 इंटू 10 टू पावर 6 है, जिसमें 5% अनसर्टेनिटी है, एक्यूरेसी नहीं अनसर्टेनिटी, तो आप डायरेक्ट इसको बोलोगे 5/100, ये सॉल्व हो जाएगा, ये आएगी क्या अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इतनी वेलोसिटी है और उसकी एक्यूरेसी 90% है, तब आप बोलोगे कि 90% है तो अब मैं 100 माइनस 90 अपॉन 100 करूंगा। ये बस प्रिकॉशनरी ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन लगभग 40-50 आपके बुक में हैं, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा कम है, आप कोशिश करिए कि इन क्वेश्चन को इन्वॉल्व, इनमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं होते कि आप एकदम परेशान हो जाएंगे कैसे आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, क्या तरीका होगा। बस सब अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है और कोशिश करिए इलेक्ट्रॉन का डेटा एनी टाइम याद हो कि फॉर इलेक्ट्रॉन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, वेयर एच अपॉन 4 पाई एम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 5.79 10 टू पावर -5। कोशिश करिए ये डायरेक्ट इसको अप्लाई करिए कंडीशंस में। तो स्कूल में आप एक्सपोज करिए, हाँ मैं ये वैल्यू रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, और बाय कैलकुलेशन आपको डेटा तो याद ही है, डायरेक्ट लिख दो। कंडीशंस में आ रहा है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, आंसर आएगा। क्लियर? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इतना आपको सीखना की जरूरत है। अब जब हम हाइजेनबर्ग की थ्योरी सीख चुके हैं और हम ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो कंसेप्ट्स हैं वो अलग अलग तरह के जो कोलैबोरेटेड फॉर्म हैं वो मालूम हो गए हैं, तो अब हम ये बोलेंगे
कि यार इलेक्ट्रॉन में अभी तक हम क्या बातें कर रहे थे। तो आप एक कंसेप्ट पे ध्यान दो कि हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन, तो सर्कल या सर्कुलर मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल है ना। देखिए ये बन गया सर्कल, ये 2D है। हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कल पाथ में घूम रहा है, लेकिन हिंदी में हम उसको गोल गोल बोलते हैं। गोल गोल यानी गोला, गोला यानी स्फेयर, स्फेयर यानी स्फेरिकल पाथ का मतलब 3 डायमेंशन। यानी अभी हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे बोल रहे थे सर्कुलर पाथ, लेकिन एक्चुअल में आप भी जानते हो इलेक्ट्रॉन हवा में है। ये हवा में स्पेस जो है, इस स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो ये कौन सा पाथ हुआ? बोले यार ये तो 3D पाथ हो गया। तो बोले यार अच्छा अभी तक तो हम 2D बातें कर रहे थे, अब हम 3D बातें करना चाहते हैं। तो ये जो 3D पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर और ये 3 डायमेंशन पाथ में घूम रहा है। ये 3 डायमेंशन पाथ को कैसे पढ़ा जाता है, इसको कैसे सीखा जाता है, उसके लिए हमको दिया गया है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पहली बार जान पाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व होता है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है। हाँ, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या एक्यूरेसी है वो 96% तक सही हो सकती है मैक्सिमम। 4% एरर की संभावना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स पोजीशन पे तो है नहीं, मूव कर रहा है। जब कंटिन्यूस कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी 100% पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या मॉडल है, इसमें श्रोडिंगर का क्या इक्वेशन है, और इसको हम देखते हैं और सीखने की कोशिश। तो अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमको क्या बताता है? तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक आपने जो पूरे चैप्टर में बात की कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ विच आर नोन एज ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और सेल। ये बातें आपने सीखी हैं। अब हमको इसको ऐसे समझना है कि अभी तक हम इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर बोल रहे थे, अब हमको ये कहना है कि मान लीजिए आप एक अरेंजमेंट बनाइए। ये 3D अरेंजमेंट आपने ड्रॉ कर लिया कि भाई हमारे पास एक 3D अरेंजमेंट है, क्लियर। अब इस 3D अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन एक स्पेस हो गई, क्योंकि अब 3 डायमेंशन आ गया। इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। कोई फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं है, वो रिवॉल्व हो रहा है। अब ये रिवॉल्व जब हो रहा है इन 3D स्पेस, तो ये कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकती है, कहाँ पे ये रिवॉल्व हो रहा है, किस एनर्जी लेवल के हिसाब से रिवॉल्व हो रहा है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलता है हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स, पूरी तरह से फिजिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। वहाँ पर जैसे हम वेव मोशन पढ़ते हैं और बोलते हैं कि वेव सोर्स से निकलने के बाद 3D स्पेस में मूव कर रहा है, तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई किया गया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्क्राइब्स अबाउट द 3D movement of electron around the nucleus and the 3D space around the nucleus electron revolves is known as orbit की जगह पे अब ऑर्बिटल, AL और लगा दो, ऑर्बिटल। बोले ये ऑर्बिटल क्या है? इज समथिंग? बोले इज नथिंग। ऑर्बिटल इज अ 3D स्पेस। अब ये 3D स्पेस के अलग अलग शेप होंगे, ये शेप कैसे होंगे, ओरिएंटेशन कैसे होगा, वो हम आगे सीखेंगे। तो बोले ऑर्बिटल क्या है? बोले हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो अलग कंसेप्ट तो है ही है। अब सर्कुलर पाथ के अंदर एक 3D स्पेस है और उस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उस 3D स्पेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, एंड हियर the probability of finding of electron is up to 96% or 98%।
यानी इलेक्ट्रॉन में के मिलने की जो एक्यूरेसी है वो 96 to 98% है। यानी यहाँ भी 100% ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो मूव कर चुका है। तो क्लियर हो गया कि भाई अभी तक हम इलेक्ट्रॉन गोल गोल घुमा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन को हम 3D स्पेस में घुमाएंगे। अब ये 3D स्पेस में जब मूव कराते हैं तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस में अलग अलग वेक्टर लेके साइन थीटा, कॉस थीटा या साइन फाई और कॉस फाई में उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको सॉल्व करते हैं। इतना अंदर तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप बेसिक कंसेप्ट क्वांटम नंबर को सीख लो, तो फिर आप उसमें इजी वे में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इतनी ब्रॉड यूज नहीं है। फिर इसमें एक ज़रूरत पड़ती है श्रोडिंजर इक्वेशन की। तो श्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो 11th स्टैंडर्ड में तो वो आपको पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स में है या उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आप श्रोडिंजर इक्वेशन को याद रखो। अच्छा लगता है सबसे बड़ी चीज़ कि अच्छा बड़ा इक्वेशन याद है। दूसरा, कभी कोई पूछता है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे सको कि हाँ श्रोडिंजर इक्वेशन ये है, ये हमको बताना क्या चाहता है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सबसे पहले हम एक इक्वेशन को देखें जो देखने में थोड़ा सा बड़ा है और उसका क्या मतलब है। तो उसको हम कहते हैं क्या, श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन है एक इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मूवमेंट को बताता है और वो इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर समझना होगा कि शब्द जो आपके लिए नए आ रहे हैं वो क्या है। इसी तरह से आप y एक्सिस के लिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू ई माइनस वी होल इंटू साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कहते हैं श्रोडिंजर्स इक्वेशन। अब बोले यार इस इक्वेशन से हमको करना क्या है, आपको होगा क्या इसका? बोले यार इसका 2 यूज। एक तो आप छोटी छोटी बातों के लिए कुछ जो टर्म्स आगे पढ़ने हैं तो हाँ आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये टर्म्स आई कहाँ से। दूसरा, इसका आगे जो है अप्लाइड साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिजिक्स में आप इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, श्रोडिंजर फिजिक्स बहुत बड़ी फिजिक्स की बुक्स है, उनके बारे में इसी इक्वेशन से कोरिलेशन पूरा चलता है। तो इसमें कौन क्या है, डिजिग्नेशन। तो इसमें एक शब्द जो आपको दिख रहा है वो एक्स वाई जेड सिंबल दिख रहा है और एक्स वाई जेड सिंबल को आप जानते हैं दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। एक्स वाई जेड एक्सिस। यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है, ये शंकर जी का त्रिशूल जिसको हम साई पढ़ते हैं, साई। ये साई कहलाता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन बोले ये क्या है? बोले यार जब आप पढ़ते ना वेव मोशन, तो वेव मोशन में जो एम्पलीट्यूड आप जिसको ले रहे थे वही अब साई है, यानी जो एम्पलीट्यूड था वही साई है, बस लैंग्वेज और सिंबल बदल गया है। तो इसको हम वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड फंक्शन भी बोल सकते हैं। और अगर हम साई का स्क्वायर कर रहे हैं जो कि इस इक्वेशन में नहीं है तो उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये जो मैथमेटिकली ये शब्द है यही कहलाता है ऑर्बिटल साई स्क्वायर। यानी अगर मुझे साई का कंसेप्ट होगा क्लियर मैथमेटिकली तो मैं साई स्क्वायर को समझा पाऊंगा। यानी आपको अभी बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, पहले आप तो ये क्लियर कर लो इक्वेशन ये है। इक्वेशन में साई मींस दैट द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। वेव मोशन में क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को वेव मोशन से कोरिलेट कर रहे हैं, तो जो वेव मोशन में एम्पलीट्यूड आपको मिलता था इज नोन एज साई, और वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड फंक्शन। और साई का स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, या इसी को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैथमेटिकली, और शब्दों में वर्ड्स में इसी को हम बोलेंगे ऑर्बिटल। इसका मतलब ऑर्बिटल इज नथिंग, ऑर्बिटल इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। ऑर्बिटल एक मैथमेटिकली डिफाइंड कंसेप्ट है और वो आपको लैंग्वेज के फॉर्म पे भाषा के रूप में समझना पढ़ना पड़ता है।
इसलिए पहले तो दिमाग माइंड फ्रेम में ये मत बनाओ कि सर्कुलर पाथ है, कोई रोड है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई 3D स्पेस है, वहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, चित्र बनाते हैं, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं बोलते हैं न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर पाथ है, तो 9th 8th 7th से ही दिमाग में भर जाता है अच्छा पाथ, फिजिकल ऑब्जेक्ट, कहीं इलेक्ट्रॉन कोई रास्ता है, घूम रहा है। तो सबसे पहले आप दिमाग को माइंड वॉश करो वो चीज़ें, और दिमाग में ये बैठा लो कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है वो 3D स्पेस है। ऑर्बिटल इज नथिंग, इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। ऑर्बिट इज नथिंग, इट इज अ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, कोई रास्ता नहीं है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कुछ नई बातें आपको मालूम है, साई और साई स्क्वायर। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है m, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट। h आप जानते हो प्लांक कांस्टेंट है, यानी कहने का मतलब है श्रोडिंगर के इक्वेशन में प्लांक कांस्टेंट आ रहा है, हाइजेनबर्ग के इक्वेशन में भी प्लांक कांस्टेंट आ रहा है, डी ब्रॉगली के इक्वेशन में भी प्लांक कांस्टेंट आ रहा है। अब आप समझो कि इन सभी के इक्वेशन में प्लांक का कांस्टेंट आ रहा है। प्लांक की थ्योरी इज फॉर रेडिएशन, वेव मोशन, रेडिएशन के लिए थी। तो इसका मतलब हुआ कि जो QMM है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, वो प्लांक की थ्योरी, हाइजेनबर्ग की थ्योरी, डी ब्रॉगली की थ्योरी, इन सब का एक कोलैबोरेटेड फॉर्म है, और इन सब इक्वेशंस को यूज किया जाता है। यानी ये सब इक्वेशन हमको 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ पर E क्या है? तो बोले E का मतलब यहाँ टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E। और यहाँ पे V क्या है? बोले ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, या डी की जगह डेल बोल लीजिए, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी होल इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ब्रॉड यूज है, इसलिए आप जो 11th 12th में हो या फिर नीट या जेई की तैयारी कर रहे हो, इसका इतना ज़्यादा मैं कहना चाहिए डिफरेंशियल फॉर्म को इलस्ट्रेट करके इसके अंदर घुसना इन एग्जाम पर्पज में नहीं है। हाँ, आपके नॉलेज के लिए, आपकी इच्छा है, आप बहुत डीप में जाना चाहते हो, तो इसमें आप श्रोडिंगर फिजिक्स और श्रोडिंगर का मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से सीख सकते हो, बट नॉट वेरी यूजफुल फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज स्कूल होम एग्जाम्स। ओके, तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर दो नए शब्द आ गए हैं, साई और साई स्क्वायर, where the psi is the amplitude function or wave function which is numerically equal to amplitude in wave motion, and the psi square is absolutely new for us, and psi square is known as probability factor or probability density. It describes about the concept of orbital, means that the orbital is the probability factor. अब जब शब्द प्रोबेबिलिटी आ गया तो इसका मतलब ही होता है कि एक्यूरेसी 100% तो हो ही नहीं सकती कभी। यानी अब हमारे वो जो लाइन हमने कहा था कि ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, तो 3D स्पेस यानी एक्स वाई जेड एक्सिस आपके पास है। अब इस एक्स वाई जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो वो जो स्पेस है वही ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल के अलग अलग शेप होंगे, एनर्जी से मतलब नहीं है, अलग अलग शेप होंगे, और इनको हम कैसे सीखेंगे वो तो अभी क्वांटम नंबर में एंटर करेंगे तब जान पाएंगे। क्लियर? तो ये तय हो गया कि ऑर्बिटल में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 100% नहीं है, क्योंकि अगर 100% है तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, फिर दो रिजल्ट है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि जिस जगह पे मैं इलेक्ट्रॉन के मिलने का अंदाज़ा लगाऊंगा वो अंदाज़ा मेरा 96 to 98% सही होगा और एक्यूरेसी 100% नहीं होगी, एरर की संभावना होगी। ठीक है बच्चों? तो आप, मेरा ये सलाह है कि कोशिश करो कि जितना इसमें सिंपल वे में आप सीख पाओ पहले वो सीख लो, और फिर आपके पास टाइम रहेगा तो आप बियॉन्ड द सिलेबस जाके इसमें आप बहुत कुछ अंदर सीख सकते हो, समय आने पे वो चीज़ मिलेगी।
तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ये लॉजिक है। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बच्चों जब आप सीख लेते हो तो आप एक नया कंसेप्ट सीखना चाहते हो और वो होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज अ कंसेप्ट लाइक टू रीच द हाउस ऑफ एनी पर्सन। कैसे? जैसे आपको किसी के घर जाना है, इन वर्ल्ड पूरे विश्व में कहीं कोई रह रहा है, उसके पास जाना है, तो उस आदमी तक पहुंचने के लिए आपको 4 बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बात, वो किस कंट्री में रह रहा है, क्लियर? दूसरी बात, वो किस सिटी में रह रहा है। तीसरी बात, वो किस गली नंबर में रह रहा है या किस रोड में रह रहा है, किस गली नंबर में उसका घर है। और फोर्थ, उसका हाउस नंबर क्या है। यानी अगर ये 4 बातें आपको मालूम है कि वो किस कंट्री में है, किस सिटी में है, किस गली नंबर या रोड नंबर में है या किस लोकेशन में है, और फोर्थ उसका हाउस नंबर क्या है, ये 4 बातें अगर मालूम है तो आप बहुत इजीली उसे घर पहुंच सकते हो। हाँ, एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी यानी मनी होनी चाहिए। वैसे अब इलेक्ट्रॉन के लिए भी एनर्जी तो उसके पास है। अब उसको ये 4 बातों को हमको अंदाजा लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन में इन 4 बातों को अंदाजा लगाने के लिए आपको 4 ट्रिक दे दी गई। दीज आर द मैथमेटिकल ट्रिक। यानी ये कोई श्रोडिंजर का जो इक्वेशन है, उस श्रोडिंजर के इक्वेशन को सॉल्व किया गया, उसको इलस्ट्रेट किया गया, और इलस्ट्रेट करने पे हमको अलग अलग कंसेप्ट मिले, और उन अलग अलग कंसेप्ट को कलेक्टिवली हम क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये क्वांटम नंबर 4 होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमको अलग अलग कंसेप्ट बताएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। इन क्वांटम नंबर में से जो 4th वन, द स्पिन क्वांटम नंबर है, वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सलूशन नहीं है। वो हमको अलग कैरेक्टर सिखाएगी, क्या होगा वो आगे देखेंगे हम। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्लियर बच्चों? तो ये है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में जब हम डिटेल सीखते हैं तो उसका एक अलग लॉजिक डेवलप होता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, और क्वांटम नंबर अगर सीख गए आप, तब आप जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे और बहुत सारा उसका अंदर की बातों को जान पाओगे। क्योंकि अगला जो सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, वो अगर अमाउंट वाइज बात करें, सिलेबस में कितने पेजेस आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम बुक में दिए हैं, तो लगभग अब 10% पेज आपको पढ़ने के लिए बच गए। लेकिन जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है और नॉलेज का डेप्थ है, वो 90% बचा हुआ है। यानी ये 10% पढ़ाई ही आपको केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, बैलेंसी, है ना, मैग्नेटिक नेचर, एंगुलर मोमेंटम और तरह तरह के कंसेप्ट को सिखाएगी। इसलिए बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत अब आगे होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम क्वांटम नंबर की पढ़ाई करेंगे और उसके बारे में डिटेल सीखेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।